हेलो एवरीवन, है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम से। जैसा कि आज नव वर्ष स्टार्ट हो चुका है, 1 जनवरी 2025 है। तो सबसे पहले आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको आपके एम पर पहुंचाए, आपके गोल पर इस वर्ष सफलता हासिल कराए। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता होगा, अभी तक हमने अपने यूट्यूब चैनल पर यूथ कंपटीशन की बुक से टीआरई के जितने भी क्वेश्चन थे वो कराए हैं। ठीक है, उनका सॉल्यूशन दिया है। लगभग सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। बट आज इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी 4.0 के लिए घटना चक्र की सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस कवर कराएंगे और सारे क्वेश्चंस पूर्वावलोकन हैं। ठीक है। बीपीएससी ने अभी तक जो भी एग्ज़ाम लिए हैं, जो भी पेपर कराए हैं, उन सब के क्वेश्चंस आपको हमारे इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन सामान्य अध्ययन। ठीक है। इसमें 69th भी जो बीपीएससी ने कंडक्ट कराया था, वहाँ तक के सारे क्वेश्चन हैं 38 से। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, नई एनर्जी के साथ नए साल पे एक कदम सिलेक्शन की ओर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आज इस वीडियो में हम लोग भारत का आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो होंगे वो हम लोग देखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। जो और भी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास अवेलेबल हैं, जो मैंने यूथ की बुक से कंप्लीट कराई हैं, यूथ के, लेकिन वहाँ पे सारे टीआरई के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बट इस घटना चक्र में जो है बीपीएससी के थ्रू जो भी एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट कराए गए हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि देख सकते हैं आप, सीडीपीओ हो गया, ठीक है, 2018 का, 2005 का, 2022 का, फिर बीपीएससी टीआरई 1 हो गया 2023 का, और टीआरई 2 हो गया, और बीपीएससी बीएओ और बीपीएससी टीआरई जुलाई वाला। ठीक है। इन सबसे क्वेश्चंस उठाए गए हैं। बहुत ही अच्छी बुक है ये। मैं तो कहता हूँ, अगर आप लोग ले पाएँ तो इसको ज़रूर लेके पढ़ें एक बार। मैंने तो पढ़ी है तो मुझे बहुत ही अच्छे इसके क्वेश्चंस लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत से जो टीआरई में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका अगर नंबर देखें तो करीब 24 से 25 क्वेश्चन हिस्ट्री में सिर्फ आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं। ठीक है। 1-2 क्वेश्चन हो जाता है इधर उधर से, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 24 से 25 क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। इस वजह से हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद ज्योग्राफी करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी से भी करीब 24 से 25 क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। ठीक है। तो ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद साइंस देखेंगे हम लोग। ठीक है। साइंस, क्योंकि यहाँ से भी सिर्फ साइंस में 20 के आसपास क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं, और साइंस में जूलॉजी या बोलें बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री से भी करीब 5-5 क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है वो हम पहले कवर करेंगे, ताकि बार बार इसका रिवीजन किया जा सके। ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर वीडियो पसंद आ रही है, चैनल पे नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हमें सपोर्ट मिल सके। ठीक है। तो 2025 में पहली क्लास आप देख रहे हैं हमारी। तो पहला क्वेश्चन होने वाला है, आधुनिक भारत का इतिहास, यूरोपीय कंपनी का आगमन। ये टॉपिक रहेगा। इससे जो भी क्वेश्चन पहले बीपीएससी ने पूछे हैं वो आपको इकट्ठे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो राइट आंसर हमारा अल्मीडा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और इस बुक में एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे लगी, जो डिस्कशन है क्वेश्चंस के बारे में, उस प्रश्न के बारे में, वो बहुत बढ़िया दिया गया है। तो अगर आप खुद से पढ़ते हैं तो और बेटर है। ये वीडियो सिर्फ आपके रिवीजन में सहायता करेगी। ठीक है। और अगर आप नए हैं, समझ नहीं आता कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए ये आपको एक गाइड का काम करेगी ये क्वेश्चंस। ठीक है। तो राइट आंसर अल्मीडा हो गया, लेकिन डिटेल में जानते हैं। तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले
पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। कहाँ पे पहुंचा था? कालीकट पे 20 मई 1498 को पहुंचा था। ठीक है। और जमोरिन नामक उस समय का शासक था, उसने इसका स्वागत किया था। वास्को डी गामा का स्वागत किया गया। ठीक है। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित करी। ठीक है। और 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। तो क्वेश्चंस का आंसर कहाँ पे है हमारा? 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा आता है वायसराय और गवर्नर बन करके। ठीक है। और ये भी एक पुर्तगाली था। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का उत्पादन किया। कौन सी नीति का प्रतिपादन किया? ब्लू वाटर पॉलिसी। किसने किया? द अल्मेडा ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन हमारा 65th बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया है। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता है? तो ऑप्शन सी है पुर्तगाली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, समुद्री लूटपाट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित करी? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि बार बार पूछा जाता है। तो ये सूरत में करी थी पहली फैक्ट्री। कब करी थी? 1613 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया? अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया। कौन सा अंग्रेज था वो? तो थॉमस वेस्ट ने हराया था पुर्तगालियों को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित करी? तो पटना में डचों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करी थी 1632 में। अगर इसके डिटेल डिस्कशन पे जाते हैं तो आयोग के द्वारा तो 1632 इसका आंसर माना जाता है। ठीक है। लेकिन फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी भी मानक पुस्तक में या अन्यत्र 1632 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें नहीं प्राप्त हो सका। किंतु बिहार लोक सेवा आयोग जो है इसको बार बार पूछता है और इसका उत्तर भी 1632 ही मानता है। तो आयोग जब मान रहा है तो हम भी 1632 ही मानेंगे। ठीक है। हाँ, कुछ और भी फैक्ट हैं इसके। सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना करी। इनकी रुचि सूती वस्त्र, चीनी, शोरा, अफीम इत्यादि से संबंधित व्यापार में थी। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, मैंने देखा था कहीं पे। सूती वस्त्र हो गया, चीनी हो गया, शोरा, अफीम, ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो ये देखिए क्वेश्चन रिपीट है। ये क्वेश्चन 69 बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया है। ठीक है। और इससे पहले कब पूछा गया था? ये पूछा गया है बीपीएससी 2019 प्री में 65th। ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए। तो पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित करी थी? पटना में। पटना में करी 1632 में डचों ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया गया था, यही कारण था। ठीक है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध था, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जो जहाज थे उनका अधिग्रहण कर लिया गया था, इसलिए युद्ध हुआ था। फैक्ट की बात करें तो देख लेते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 और 48 ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों अंग्रेज व फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध आरंभ हो गया। 1746 में अंग्रेज कैप्टन वर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो ये फ्रांसीसियों के खिलाफ ही लड़ा गया था। कौन सा? वांडीवास का युद्ध। ठीक है, 1760 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है। तो ये बिहार से होता है। अभी हमने लोगों ने पढ़ा था पटना में। ठीक है, बिहार से होता है सोरा और अफीम। ये क्वेश्चन भी बन गया देखो। और ये कब पूछा गया? 95 में पूछा गया था, 1995 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेज शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो ये बिहार था। देखो ये 2005-47 बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए 4.0 के लिए ये क्वेश्चन जरूरी हो जाते हैं हमको पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। ये खोज करता है और इसका जन्म स्थान है। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? ये यूनाइटेड किंगडम का था। और जैक्स कार्टियर ये कहाँ का था? क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? ये इटली का था। ठीक है, इटली का क्रिस्टोफर कोलंबस था। और जैक्स कार्टियर कहाँ का था? जैक्स कार्टियर की बात करें तो ये जो था फ्रांस का था। तो इसका बी का 4 हो जाएगा। ठीक है, और क्रिस्टोफर कोलंबस ए का 3 हो जाएगा। ठीक है, और सर फ्रांसिस ड्रेक ये कहाँ का था? सर फ्रांसिस ड्रेक ये यूनाइटेड किंगडम का था। तो सी का 2 हो जाएगा। और फार्डिनेंड मैगलन ये फिर एक ही बचा है, ये पुर्तगाल का हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। देखो, क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का, जैक्स कार्टियर फ्रांस का था, सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम का था, फार्डिनेंड मैगलन पुर्तगाल का था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, वो देखते हैं। इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो लॉर्ड क्लाइव को ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भारत में माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। तो प्लासी का युद्ध कब होता है? 23 जून 1757 को। किसके मध्य? लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। कौन जीतता है? लॉर्ड क्लाइव जीतता है। तो सिराजुद्दौला को हराकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। प्लासी के विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। और इसका समय क्या है? 1758-60 से 1765-67 ईस्वी। ये इस समय तक बंगाल का गवर्नर रहा है। इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था करी। तो ये ध्यान दीजिएगा, द्वैध शासन की व्यवस्था किसने करी? लॉर्ड क्लाइव ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये इलाहाबाद की संधि। बक्सर का युद्ध कब होता है? अक्टूबर 1764 में। ठीक है, इसके बाद ये जो संधि होती है किसके और किसके बीच होती है देखते हैं। 1764 में युद्ध होता है मीर कासिम और अवध के नवाब और सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट जो था शाह आलम, इनकी संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य ये लड़ाई होती है। ठीक है, युद्ध में अंग्रेज विजयी होते हैं। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। किसके? हेक्टर मुनरो ने ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था। और इधर कौन था? शाह मीर कासिम, अवध का नवाब सिराजुद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ये लोग हार जाते हैं, हेक्टर मुनरो जीत जाता है। इस युद्ध की समाप्ति पर इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है। और यह संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम तथा अवध के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो ये मोहम्मद रजा खान को। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो ये 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। उस टाइम की बात कर रहा है ये। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी।
ठीक है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो होती है 16 अगस्त 1765, पहली कब होती है 12 अगस्त 1765, फिर उसके बाद 16 अगस्त 1765। इसके तहत अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कड़ा के जिले मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को देने का वादा किया। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बंगाल का गवर्नर था, ठीक है। और शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया था, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। किसके समय? शाह आलम द्वितीय के समय 1803 में। और शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी जो थे अकबर द्वितीय, इसका कार्यकाल था 1806 से 1837, और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिपीटेड क्वेश्चन है। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैत शासन का जनक सर लियोनिल कॉर्टिस को माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो ये राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में जो द्वैत शासन था लागू किया। लेकिन जनक कौन था? अभी हमने पढ़ा है ऊपर, इसके जनक थे सर लियोनिल कॉर्टिस, इनको जनक माना जाता है। लेकिन लागू करने वाले बंगाल में कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। दोनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? तो बांटो और राज करो की नीति अपनाई, इसके कारण उन्होंने लंबे समय तक हमारे भारत पे राज किया था। बांटो और राज करो की नीति, लगभग 200 वर्षों तक इन्होंने हमारे भारत पर राज किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत करी? तो ये होल्ट मैकेंजी ने महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। कहाँ पे? बंगाल में। कब करी थी? 1800, देख लेते हैं फैक्ट में, 1822 में, ठीक है। बंगाल प्रेसिडेंटी के उत्तरी पश्चिम प्रांतों में, जो वर्तमान में क्या है उत्तर प्रदेश में अधिकांश हैं, भू राजस्व व्यवस्था की एक नई पद्धति थी महलवाड़ी की तैयारी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? बंगाल प्रांत से बिहार प्रांत को, तो ये 1733 में मिलाया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1733 ईस्वी में बिहार सूबा का विलय बंगाल सूबा में किया गया, ठीक है। उस समय तत्कालीन नवाब शुजाउद्दौला ने बंगाल प्रांत को 4 भागों में बांटा था। सेंट्रल डिवीजन, जिसमें पश्चिम बंगाल, उत्तरी बंगाल तथा मध्य बंगाल शामिल थे, और ढाका सेकंड डिवीजन में, ठीक है, जिसमें पूर्वी और दक्षिण बंगाल शामिल थे, और तीसरा बिहार और चौथा उड़ीसा को किसने किया था? शुजाउद्दौला ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब जो क्वेश्चन हैं क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर से संबंधित प्रश्न है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, कहाँ पे बनाई थी? ये श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई थी टीपू सुल्तान ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष डैश में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो 1784 में किए गए थे, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। तो इस संधि को क्या बोलते हैं? मंगलुरु की संधि, ठीक है। 1784, ध्यान दीजिएगा, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि 1784 में हुई। इस संधि के बाद द्वितीय मैसूर युद्ध 1780-84 का अंत हो गया। तो द्वितीय मैसूर युद्ध जो था 1780 से 84 में हुआ है, और इसका अंत होता है 84 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? तो ये टीपू सुल्तान के साथ की थी, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो ये शाहजहाँ से प्राप्त किया था। कहाँ से? शाहसुजा से, सॉरी, शाहसुजा। ये क्वेश्चन हमारा 1996 में पूछा है, 41 बीपीएससी में। क्वेश्चन है हमारा,
पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 1900 में पारित किया गया था पंजाब भूमि हस्तांतरण। ठीक है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया था, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो ये कर्नाटका की थी। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। अंबाबाई का जन्म 1889 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मैसूर में, और तत्कालिक नाम मैसूर था और अब कर्नाटक सॉरी कर्नाटका में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अंबाबाई ने स्वतंत्रता आंदोलन में दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों के खिलाफ धरना प्रदर्शन का नेतृत्व भी किया था। तो ठीक है, इनका जन्म 1889 में होता मैसूर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अब जो क्वेश्चंस हैं गवर्नर और गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखते हैं, डिटेल देखते हैं। वारेन हेस्टिंग्स 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। कब? 1774 में। और 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ये बंगाल का था। वारेन हेस्टिंग्स 1774 ईस्वी में, ठीक है, गवर्नर जनरल बंगाल का। ठीक है, और दूसरी तरफ देखो 1834 में विलियम बेंटिंग जो था ये भारत का था। तो भारत का पूछे तो विलियम बेंटिंग 1834, ठीक है, और ये गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव जो था बंगाल का पहला गवर्नर था। गवर्नर, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे। इसका जो कार्यकाल है 1758-60 से 1765 और 67 ईस्वी। ठीक है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो लॉर्ड क्लाइव को ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर फैक्ट की बात करें तो 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई होती है। विजेता अंग्रेजी सेना होती है और नेतृत्वकर्ता कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। इसी वजह से इसका श्रेय जाता है। इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली यानी कि डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया? तो समाप्त करने वाला वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, कब किया था? वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। कब? 1772 में। तथा कलकत्ता परिषद तथा इसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा को प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। द्वैध शासन जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 में मानी जाती है। ठीक है, इसके अंतर्गत दीवानी अधिकार अपने पास रखती थी और निजामत के कार्यों का निष्पादन जो है नवाब के माध्यम से करती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये कैप्टन स्लीमैन के। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। ठीक है, कैप्टन स्लीमैन किसने नियुक्त किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। उसने लगभग 1562 यानी कि 1562 के मध्य ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी की सजा दी, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? ये रिपीट क्वेश्चन है, पहले अभी हमने पढ़ा है। तो ये कैप्टन स्लीमैन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में ठगी अतिक्रम करने का श्रेय किसको प्राप्त है? देखो फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसका भी राइट आंसर WH स्लीमैन। राइट आंसर डी हो जाएगा हमारा। देखो ये क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन कई तरीके से पूछा गया है,
3 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो बीपीएससी CDPO प्री 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन भी है। लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1853 में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, और धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, और ठगों के संगठित गिरोह का दमन करना। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये भी सही है, दूसरा भी सही है, और चौथा भी सही है, बट तीसरा सही नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4। अगला क्वेश्चन है हमारा, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? अभी हमने पढ़ा ऊपर वाले क्वेश्चन में विलियम बेंटिक थे। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो अफगानिस्तान के प्रति जो आक्रामक नीति थी लॉर्ड लिट्टन ने अपनाई थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1876 में लॉर्ड लिट्टन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल अकर्मण्यता के नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। कब? 1876 में, लॉर्ड लिट्टन के समय में। अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड लिट्टन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? नहीं की बात पूछ रहा है, तो एल्बर्ट से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो अगर इससे संबंधित नहीं है तो इनसे स्टैची कमीशन से संबंधित हैं, सश्रद्ध नियम और वर्नाकुलर फ्रेस एक्ट से भी संबंधित हैं। ठीक, बट एल्बर्ट से संबंधित नहीं है। अच्छा, एल्बर्ट से संबंधित कौन है? ये वायसराय लॉर्ड रिपन, इसके कार्यकाल में पेश हुआ था। ठीक है, एल्बर्ट विल जो है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश हुआ था। इस बिल में वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग की गई थी। तो एल्बर्ट विल क्या था? जो भारतीय न्यायाधीश थे उन अपराधियों पर, यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग की गई थी। एल्बर्ट विल में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? तो राइट आंसर है नेपियर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में, यानी कि इनका कार्यकाल था 1842 से 1844 ईस्वी के दौरान 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर द्वारा सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रमुख परिणाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल में के संदर्भ में सूची 1 व्यक्ति से संबंधित है, सूची 2 विषय से, इनको सम्मिलित करना है। तो देखते हैं। मैकडोनाल्ड जो हैं कम्युनल अवार्ड से संबंधित हैं। लिथगो जो है अगस्त प्रस्ताव से संबंधित हैं। डलहौजी जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इससे संबंधित हैं। चेम्सफोर्ड जो हैं द्वैत शासन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है? तो ये वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति, ठीक है, दूसरा नाम है घेरे की नीति, वारेन हेस्टिंग और वेलेजली से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और भी कुछ नीतियां हैं, उसको भी देख लेते हैं। कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष, ये 1740 से 1765 ईस्वी। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति कब आती? 1765 और से 1813। अधीनस्थ पार्थक की नीति कब आती है? 1813 और 1857 के बीच। अधीनस्थ अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 ईस्वी में।
बराबर की संघ संधि 1935 से 1947। क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा दरबार कौन था? तो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय था। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, यानी कि 1, 2, 3, 4 सारे सही हैं। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, यह भी सही है हमारा। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशस्ति करने का अधिकार दिया गया, ये भी सही है। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, ये भी सही है। और इसके बाद आता है, इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, ये भी सही है। कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं लॉर्ड मेयो के शासनकाल के। वायसराय लॉर्ड मेयो का शासनकाल जो है 1869 से 72 ईस्वी तक चलता है। इसके शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए इसको याद किया जाता है। उसने प्रशासन में सुधार के लिए प्रत्येक अलग अलग प्रशासन से पत्राचार के उपरांत 14 दिसंबर 1870 को एक संकल्प जारी किया, जिसमें मेयो रेजोल्यूशन या प्रांतीय सरकारों का चार्टर भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपनी क्षेत्र में नहीं मिलाया? तो ये ग्वालियर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो ये लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हमारे शहीदों को फांसी दी गई थी। तो महान शहीद क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को वायसराय लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में, इनका कार्यकाल था 3 अप्रैल 1926 से 18 अप्रैल 1931 तक के कार्यकाल में 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तारीख याद करिएगा, 23 मार्च 1931। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फैक्ट की बात करें तो लॉर्ड कर्जन ने 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना करी। कब? 1901 में। इसका उद्देश्य क्या था? देशी नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। कब भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया? 1877 में किया गया था। ये क्वेश्चन हमारा 38 बीपीएससी प्री 1992 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? तो ये किसने किया था? ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये किसने लिखा है? तो ये लॉर्ड कर्जन ने लिखा था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान की गईं? तो ये किसके शासनकाल में? ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, क्लास भी पसंद आई होगी, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो पे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्वेश्चंस सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।